आज की क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम किसी भी बॉडी की स्टडी करेंगे जब उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेज लग रहे होंगे। क्या लग रहे होंगे? फोर्सेज। अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेज नहीं लग रहे तब आप उसकी स्टडी जो करते हो वो करते हो काइनेमेटिक्स के अंदर, जहाँ पे आप किसी भी बॉडी का मास नहीं कंसिडर करते, ना ही आप ये कंसिडर करते हो कि बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगा। उस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ इतना दिया हुआ होता है कि जो बॉडी है इनिशियली उसको कितनी वेलोसिटी मिली थी या उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, उसको कितनी एक्सेलरेशन के साथ थ्रो किया गया था। वहाँ पे कहीं पे भी आप इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ते कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा था। जैसे ही फोर्स की बात होगी तो वो आएगी आपकी डायनेमिक स्टडीज़ के अंदर, जिसके अंदर दैट विल बी द स्टडी ऑफ द बॉडीज इन कंसिडरेशन विद द फोर्सेज इज नोन एज डायनेमिक्स। ठीक है, सो डायनेमिक्स में हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स होता क्या है? हमेशा से बचपन से जब भी आप कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट करते आए हो, कोई भी अगर आपने एक्टिविटी की है तो उन एक्टिविटीज़ में तुमने पुश या पुल किया होगा। किसी भी बॉडी को पुश करो या पुल करो मतलब तुमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से तुम्हारी जो भी बॉडी है वो मूव करी और उसमें मूव करने की टेंडेंसी आई। अगर तुम्हारे सामने कोई चेयर रखी है, इस चेयर को अगर तुम पुश करोगे तो कैसे करोगे? तुम इसके ऊपर अपने हैंड से कॉन्टैक्ट बनाओगे और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे, धक्का दोगे उसे तुम मूव करवाने के लिए, या फिर तुम इसको अपने पास खींचने के लिए कुछ फोर्स लगाओगे। समझ में आया? तो जो तुम इन जनरल पुश या पुल बोलते हो वो तुमने फोर्स कैसे लगाया? तुम्हारी बॉडी की जो मसल्स हैं उन्होंने कुछ वर्क किया, इसी को हम बोलते हैं फोर्स। बात समझ में आई? वेरी सिंपल फॉर्म। पुश या पुल करने का जो साइंटिफिक टर्म जो है, फिजिक्स में जो टर्म जो है उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो जब भी तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेज लगाओगे ना, या कोई भी अगर तुमने फोर्स लगाया है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, या तो जो तुम्हारी बॉडी है अगर वो इनिशियली रेस्ट पे थी, इनिशियली क्या है वो बॉडी तुम्हारी रेस्ट पर है, तो बॉडी की रेस्ट वाली स्टेट से उसको मूविंग स्टेट में लेके आना या मूविंग स्टेट में आने की टेंडेंसी जो है उसको अगर तुम्हें इनिशिएट करवाना है तो वो तुम्हारे फोर्स के बिना नहीं हो पाएगी। जैसे तुम्हारे सामने ये चेयर रखी हुई है जो अभी क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, क्या ये अपने आप से मूव कर सकती है? नहीं। इसको अगर तुम्हें मूव करवाना है तो तुम्हें इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? सो द फोर्स विल प्रोड्यूस और इट विल ट्राई टू स्टार्ट अ मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। समझ में आया? दूसरा क्या, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई टॉय कार है जो ऑलरेडी मूव कर रही है, टॉय कार है जो मूव कर रही है, अगर तुम्हें उसको रोकना है तो टॉय कार खुद से रुकेगी नहीं, वो तो मूव करती रहेगी कुछ देर तक। अगर तुम्हें उसको रोकना है तो तुम्हें उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इन दैट केस द फोर्स विल ईदर स्टॉप और इट विल ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। दूसरा पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट, इसमें क्या बोलेंगे हम कि अगर तुम्हारी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे से फॉर एग्जांपल कि इनिशियली जो तुम्हारी बॉडी है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है ये वाली बॉडी। अगर तुम चाहते हो कि ये वाली जो तुम्हारी बॉडी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना मूव करके ये तुम्हारी एक डायरेक्शन में मूव करे, तो कैसे करना होगा? तुम्हें एक इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसके ऊपर इस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे। इस फोर्स की वजह से जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? चेंज हुई। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? दिस वन। व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन? दिस वन। और ये कब हुआ? जब तुमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आई बात? सो द फोर्स विल ईदर चेंज और इट विल ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास वेट मड है, या फिर तुम्हारे पास क्ले है, या जो तुम्हारे पास कोई भी अगर ऐसी बॉडी है जो डिफॉर्म हो सकती है, मतलब तुमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी शेप या साइज़ अगर चेंज हुई तो वो भी कैसे होगी? जैसे तुम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, बिना फोर्स लगाए बॉडी की खुद ही शेप या साइज़ चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल बताए फोर्सेस के, ये जनरल एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और हर जगह मैंने एक चीज़ बोली क्या? दैट इट विल ईदर इंड्यूस, इट विल ईदर प्रोड्यूस और इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस। इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस। ट्राई का मतलब क्या है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जब तुम फोर्स लगाओगे तो वो होगा ही होगा। मान लो तुम्हारी जो चेयर है वो अभी रेस्ट पर है, तुम अगर इसके ऊपर बहुत छोटा सा फोर्स लगाओ, बहुत कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाओ, तो ये उसी वक्त मूव करना स्टार्ट कर देगी क्या? नहीं, तुम्हें कुछ मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी। तो उससे पहले जब तक जो भी तुमने फोर्स लगाया वो क्या है? तुमने फोर्स तो लगाया, चेयर की मूव करने की टेंडेंसी थी लेकिन चेयर मूव नहीं करी।
सो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द ट्रेन। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉप हो ही जाएगी, लेकिन तुमने कोशिश तो की ना फोर्स लगाने पे। समझ में आया? ठीक है। तो जो फोर्सेज जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से हैं? हाँ, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स तुम्हारे वो सारे Frictional फोर्सेज होंगे जो तेरी किसी भी दो कॉन्टैक्ट के बनने पे ही लगेंगे। Until and unless there is a physical contact between the two bodies, these forces will never exist. जैसे ये चेयर है, अगर तुम्हें चेयर के ऊपर तुम्हें फोर्स लगाना है तो तुझे इसके ऊपर हाथ लगाना पड़ेगा। क्या तो अपने माइंड की पावर से इसको मूव करवा सकते हैं? किसी और तरीके से तो क्या तो इसको मूव करवा सकते हैं? विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए बिना क्या तुम इस चेयर के ऊपर फोर्स लगा सकते हो? नहीं। अगर तुम्हें चेयर के ऊपर फोर्स लगाना है तो तुम्हें इसको किसी न किसी, या तो तुम स्टिक से, डंडे से इसको स्टिक करोगे और फिर तुम इसको मूव करोगे, तुम इसमें रस्सी डालोगे, रस्सी से इसको मूव करवा सकते हो, या फिर तो खुद अपने हाथों से इसके ऊपर पकड़ेगा और फोर्स लगाएगा। सो वो सारे तुम्हारे आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज के अंदर। समझ में एक बात? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले एग्जांपल क्या हो जाएगा तेरा? पुश और पुल। या फिर हम एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आते हैं, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। टेंशन फोर्स बाय अ स्ट्रिंग, जो तेरी रोप है या स्ट्रिंग है, वो जो टेंशन फोर्स एक्सर्ट करती है वो तभी करेगी जब तुम्हारी स्ट्रिंग बॉडी से कनेक्टेड होगी। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, दो बॉडीज़ के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्सेज जो अराइज होते हैं, समझ में आया? ये सारे होंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से हैं बताओ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जिनसे भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। वो फोर्सेज जिसमें फिजिकल Physical कॉन्टैक्ट ना हो लेकिन फिर भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा हो। सबसे कॉमन जो, जिसके बिना तुम्हारी पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है। क्या कोई उसने स्ट्रिंग बंधी हुई है अर्थ तक के लिए, अपने हाथों से पकड़ा हुआ है उसने? नहीं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनरी फोर्स कह सकते हो, या दीज आर इमेजिनरी लाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट एनी बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। समझ में आया? अच्छा, एटम्स हैं। एक सिंपल एटम होता है। एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी कुछ फोर्सेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दीज आर ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। एक और एग्जांपल मैग्नेट का। जो तुम्हारी मैग्नेट है वो आयरन की पीसेस को या किसी भी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो भी क्या है? आयरन ने क्या और सारे मेटल्स को टच किया था? नहीं। उसकी विसिनिटी में जब भी कोई मेटल आया तो मेटल के ऊपर खुद ही एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा। सो दोज आर प्योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्सेज। समझ में आया? ठीक है। ये तीनों ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्सेज और ग्रेविटेशन फोर्सेज हैं, ये फील्ड क्रिएट करते हैं। जो भी तुम्हारे पास, जैसे अर्थ की अगर तुम बात करोगे या सन की बात करोगे तो सन अपने सराउंडिंग में एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली जो आपका एक चार्ज पार्टिकल है वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। जो मैग्नेट है वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब भी कोई दूसरा पार्टिकल या जब भी कोई दूसरी बॉडी इस फील्ड में आएगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। समझ में? इसकी वजह से जो तुम्हारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो है ना, इसको कई बार हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेज। दे आर ऑल्सो नोन एज फील्ड फोर्सेज। समझ में ये बात? ठीक है। दे क्रिएट्स अ फील्ड इन द सराउंडिंग। ठीक है। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ। ठीक है। सो जो तुम्हारे साइंटिस्ट न्यूटन थे उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की। उन स्टडीज़ के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए। लॉज का मतलब क्या है? that they are the general phenomena which is observed in the nature. There is no physical proof to it, there is no mathematical proof to it, but these are observed in nature. और कभी भी आज तक इनका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म हुए जिसकी वजह से ये लॉ जो है वो गलत प्रूफ हों। ठीक है। ये कहलाते हैं लॉ। और तुम्हारे दूसरे होते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स आर दोज कंसेप्ट विच हैव अ मैथमेटिकल डेरिवेशन, जिसको तुम मैथमेटिकली डिराइव करके प्रूव कर सकते हो। वो सारे क्या बनते हैं? तुम्हारे
प्रिंसिपल। सो न्यूटन के ये लॉज हैं, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो तुम्हारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स भी तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मोशन की जो स्टडी जो करते हैं उसमें तुम्हारे पास जो लॉज आते हैं, 2000 न्यूटन्स लॉज। और जो जितने भी लॉज जो है ना, दीज विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गवर्न द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whenever an external force is applied on it। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट किसी भी शेप, साइज या डायमेंशन का हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगे, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स जब भी लगेगा, तो उस बॉडी का मोशन होना या उसके मोशन की होने की टेंडेंसी, उसको जो गवर्न करने के जो लॉज जो हैं वो हैं तेरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो 3 लॉ आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एक ही स्टेटमेंट तुम्हें याद रखनी होगी अपने फुल के एग्जाम के लिए, एज इट इज़ पूछी जाएगी, एज इट इज़, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। या तो जो तुम्हारी बॉडी है, मान लो ये तुम्हारे पास कोई भी एक गिवन बॉडी है जिसका मास m है, या तो ये हो सकता है तुम्हारे गिवन सरफेस पे रेस्ट पर हो, या हो सकता है तुम्हारी जो बॉडी है वो गिवन सरफेस पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, ठीक है। और जो इसका मोशन जो है वो कहाँ पर है, इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ पे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रही हो, ठीक है। तो या तो वो रेस्ट पे होगी या वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही होगी। तो जब तक तुम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसका ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुमने अगर इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया तभी ये मूव करनी स्टार्ट करेगी, समझ में आई। अगर यहाँ पे तुम फोर्स लगाओगे, तो अगर फोर्स तुमने वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में लगाया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और अगर तुमने फोर्स लगाया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके धीरे धीरे कहाँ, ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और इसका मोशन कैसा होगा, ऐसा मोशन होगा, समझ में आई बात। सो व्हाट आई वांट टू से that a body continues to be in a state of rest or uniform motion along a straight line, कब तक, unless it is acted by some external force। किसके क्या लगना चाहिए इसके ऊपर, external force to change the state, external force to change the state of motion। इसका जो भी state of motion है उसको चेंज करने के लिए तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज ये 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एक तो मैंने बोला क्या, एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा बोला इंटरनल फोर्स। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। देख मैं देखो बताता हूँ, जो अभी मैंने ऊपर जो डायग्राम ड्रॉ किए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर ऑलरेडी ये वाला एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है F। नाउ यू विल फर्स्टली कंसिडर दैट व्हाट इज़ योर सिस्टम। तेरा सिस्टम क्या है जिसकी तू स्टडी करना चाहते हैं, व्हाट इज योर सिस्टम अबाउट whom यू वांट टू स्टडी योर मोशन। अगर तू अपना सिस्टम सिर्फ इतना सेलेक्ट करे, ये वाला मास m को अगर तू सेलेक्ट करेगा, तो इस मास m के ऊपर जो तेरा फोर्स लग रहा है वो फोर्स तेरे सिस्टम के बाहर लग रहा है। जो फोर्स जो है वो इस ब्लू शेडेड पोर्शन के क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है, इसलिए वो कहलाएगा तेरा एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर तू बोले कि जो तेरा स्टडी जितने पोर्शन की तू करना चाहता है उस पोर्शन के अंदर तेरा ये पूरा सराउंडेड है, तो इस केस में तेरा सिस्टम के अंदर फोर्स क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स। सो एक फोर्स जो तेरे एक केस में एक्सटर्नल था, सेम वही फोर्स तेरा दूसरे केस में क्या हो गया, इंटरनल। डिपेंड किसके ऊपर किया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जिसकी तू स्टडी करना चाहते है। तो जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहले उसमें तुझे ये देखना होगा कि तू स्टडी किस चीज़ की करना चाहते है। जिस भी चीज़ की तुम स्टडी करना चाहते हो वो बन जाएगा तेरे लिए सिस्टम, और उस सिस्टम के अलावा बाहर का जो भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेज जो लग रहे होंगे वो तुझे देखने होंगे कि कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, समझ में आई बात, ठीक है। अगर सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो वो क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और अगर सिस्टम के अंदर जो फोर्सेज हैं वो अगर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्सेज,
ठीक है। तो अगर तुझे किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, चाहे वो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए तेरे को हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसी का मुझे उल्टी इसकी ऑपोजिट एक चीज़ बता। अगर मान ली तेरी बॉडी जो है वो ऑलरेडी रेस्ट पर है, बॉडी जो है वो ऑलरेडी रेस्ट पर है, तो क्या वो खुद से मूव करना स्टार्ट करेगी? नहीं। अगर बॉडी तेरी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, जो मेरी बॉडी है, ये वाली बॉडी है, ये तो है रेस्ट पर एंड दिस इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सेम बॉडी एम थी जो इनिशियली रेस्ट पर है, और एक कोई दूसरी बॉडी है जो मेरी यूनिफॉर्म मोशन में अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी बी। दोनों ही केसेस में क्या बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन खुद से चेंज कर सकती है? जो रेस्ट पर है, क्या ये खुद से मूव करना स्टार्ट करेगी अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है तो? या दूसरे वाले केस में, इन दिस इज माई केस 2, इस वाले केस में जो बॉडी मेरी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये खुद से अपनी डायरेक्शन या अपनी स्पीड या कोई भी जो पैरामीटर है वो चेंज कर सकती है क्या? नहीं। ऐसा क्यों? बॉडी के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसने अपना स्टेट ऑफ मोशन खुद से नहीं चेंज किया? क्या बोलोगे आप उसको? बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन खुद से चेंज नहीं किया। Yes. बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, मतलब वो कहलाता है बॉडी का इनर्शिया। क्या कहलाता है? बॉडी का इनर्शिया। सो इनर्शिया है क्या? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की क्षमता नहीं है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। खुद से ये अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर सकती। और जो बॉडी की ये जो इनएबिलिटी जो है, या बॉडी की जो प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रही, उस प्रॉपर्टी को तुमने क्या नाम दिया? इनर्शिया। समझ में आया? इट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हेंस द न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसने तो सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि बॉडी तुम्हारी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। एक तरीके से उन्होंने इनर्शिया को भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि इनर्शिया क्या थी? बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपना स्टेट ऑफ मोशन खुद से नहीं चेंज कर सकती। समझ में आया? ठीक है। सो यू विल से दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। समझ में आया? ये तो एक डेफिनेशन है। अदरवाइज द अदर डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी सेड लाइक दिस, दैट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैनॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन देयर ओन। खुद से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। दे कैनॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया जो है वो बॉडी की मास एज वेल एज बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। बॉडी के मास के ऊपर एज वेल एज उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ में, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज शेप ऑफ द बॉडी। शेप बोलो या फिर डायमेंशन बोलो, इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे भी। हमारे फर्दर जो फिजिक्स में आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम किसी भी बॉडी का इनर्शिया भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर हमारा जो इनर्शिया है वो हमारी बॉडी का खुद मास होगा। बॉडी का मास जो है वो खुद ही उसका इनर्शिया है। ठीक है। इनर्शिया अलग अलग टाइप का है। तुम्हारे सिलेबस में जो तुम पढ़ोगे 3 टाइप की इनर्शिया हैं। फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या है? So it is the inability of the body. It is inability of the body to change its current state of rest by itself. जब तुमने बात की है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो ऑलरेडी किस में है? रेस्ट में है, और बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो इस रेस्ट वाले स्टेट से अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती। समझ में आया? सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन।
और अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को खुद से अगर नहीं चेंज कर पा रही तो उसका मोशन कैसा रहेगा, अलॉन्ग अ यूनिफॉर्म लाइन। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है फिर तो एक लाइन ही नहीं बनी ना, फिर तो कर्व बन गया। सिंस उसकी डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो पा रही, इसलिए तुम क्या बोलोगे, दैट द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज बॉडी टेंड्स टू मूव जैसे यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है ना, उसको कुछ लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन नाम कहाँ से बना, बाय द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। आपने अपनी 9th और 10th क्लास में मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हो तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। सो बेसिकली वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन के लिए बनते हैं, और जब भी तुम्हारी कोई बॉडी एक प्लेन में मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया। सो रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी वन डायमेंशनल, इट कैन बी टू डायमेंशनल ऑल्सो। यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन में जो बात की दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन इन वन डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मोशन है लेकिन वन डायमेंशन में है, मतलब तुम्हारी जो बॉडी है या तो वो सिर्फ ऐसे मूव कर रही होगी या वो सिर्फ ऐसे मूव कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी तुम्हारी वन डायमेंशन ही है। अगर तुम्हारी बॉडी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। देन द लास्ट वन इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, जो तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट से बहुत मैच करता है। क्या, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स करंट स्टेट ऑफ मोशन। मतलब बॉडी ऑलरेडी किसमें है, मोशन में है, और वो अपने आप से अपने उस मोशन वाले स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। समझ में आया पक्का। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया एंड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड कम्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे आपको ध्यान इन दो वर्ड्स पे देना है। एक तो लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम है वो दो टाइप का होता है, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, बॉडी का मोशन अलॉन्ग अ लीनियर मतलब लाइन। तो लाइन में जो तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो मोमेंटम जो होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ मोमेंटम को इतना समझो दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास बाय वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। कौन सा, लीनियर मोमेंटम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए वो, टू द एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल फोर्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। समझ में आया। और जब भी तुम्हारा फोर्स लगेगा तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो जो तेरा फोर्स लगा जिस भी डायरेक्शन में लगा वो लीनियर मोमेंटम को उसी डायरेक्शन में चेंज करवाएगा, लीनियर मोमेंटम को उसी डायरेक्शन में चेंज करवाएगा। सो यू विल से दैट दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस भी डायरेक्शन में तुम अपने फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में तेरा लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। ये तो है एक डेफिनेशन। इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है, अभी तो हमने बोला कि अगर तेरा लीनियर मोमेंटम चेंज होता है तो उसके चेंज के रेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि तेरी कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसकी फोर्स लगने की वजह से उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्या, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल चेंज। या तीसरी हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, क्या, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं यहाँ पे 2 या 3 वर्ड्स को हाईलाइट करूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो बोला लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के साथ में मैंने एक टर्म और यूज़ की, कौन सी, नेट। इट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया। तो देख, अगर मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, आपके पास एक बॉडी थी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में और एक फोर्स F2 लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर बोथ सेम,
जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड अगर F2 का है तो क्या है बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा कोई? जीरो। इसके ऊपर अभी जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ सो नेट फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहाँ पर तो मैंने 2 फोर्सेज दिखाए हैं, ऐसे ही अगर बहुत सारे फोर्सेज अगर और भी लग रहे हों तो उन सभी का वेक्टर सम जो है वो आपको क्या देगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है। अच्छा, और ये नेट फोर्स जो है ये अनबैलेंस फोर्स कब क्या लाएगा? जब नेट फोर्स तेरा क्या आ जाए? नॉन ज़ीरो। नेट फोर्स क्या है? नॉन ज़ीरो। तो अगर तेरा नेट फोर्स जो है अगर ये हो जाता है ज़ीरो तो उसको तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ forces. And in case if the net force is not equal to zero, then you will say there is an unbalanced force which is acting on the body. बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? द अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही तेरा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अगर तेरी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में, वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में तेरा लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स, मैंने साथ में एक टर्म और क्या यूज़ किया? एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अब तेरा सिस्टम क्या है जिसकी तू स्टडी करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये मास। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब देखते हैं कि तेरा फोर्स होता किसके बराबर है। सो व्हाट आई सेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर। इसको कैपिटल पी या स्मॉल पी कुछ भी आप ड्रॉ कर लिख सकते हो। सो इट इज गिवन बाय m इंटू वी वेक्टर, वे वेलोसिटी इज द वेक्टर एंड m इज द मास विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसका रेट ऑब्जर्व करना है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर विल गिव यू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में एक बार? ठीक है। पी किसके बराबर है? एम वी के बराबर है। सो नेट फोर्स विल बी गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ एम इंटू वी वेक्टर। नाउ हेयर योर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विल अप्लाई विच सेज दैट दिस विल बी इक्वल टू, पहले फंक्शन को तो कांस्टेंट रखो और दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ठीक है। और यहाँ पे मेरे 2 फंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से पहला फंक्शन क्या है? मास m, जो हो सकता है मेरा वेरिएबल हो सकता है मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, या फिर वेलोसिटी v, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। वेलोसिटी की चेंज को तो तुम एक्सेलरेशन बोलते हो, वो चीज़ तुम्हें पता है। सो डी वी बाई डी टी वाली जो टर्म है ये तो तुम्हें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ नेट विल बी इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। ठीक है। और डी एम बाई डी टी जो है वो तुम्हें क्या बता रहे हैं? बट दिस टर्म्स टेल यू डी एम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, हाँ या ना? सो दिस गिव्स यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मुझे कोई एक्सपेरिमेंट या कोई फिनोमिना या कोई लाइफ हैपनिंग जो तूने देखी हो जिसमें तेरा बॉडी का मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और उसकी वजह से फोर्स लग रहा हो बॉडी के ऊपर, सोच। मास चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है हाँ। कंटिन्यूसली। बॉडी का मास चेंज हो रहा है, बॉडी का मास चेंज हो रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है। मास के चेंज होने की वजह से फोर्स लग रहा हो। अच्छा, उसके चेंज होने की वजह से मास मतलब एक तरह से वेट यस, वेट नहीं होता, मतलब मास और वेट में कुछ फ़र्क होता है, अभी हम देखेंगे, लेकिन मास चेंज हो रहा है या बॉडी का वेट चेंज हो रहा है। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट के अंदर है ना तेरा लिक्विड हाइड्रोजन होता है, वो लिक्विड हाइड्रोजन को पीछे की तरफ बर्न करके फेंकते हैं जिसकी वजह से रॉकेट को प्रोपल्शन मिलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे जो तुम अपने टीवी में या तुमने किसी भी वीडियो में अगर देखा होगा, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो एक्चुअल रॉकेट में जो सैटेलाइट जो होती है ना वो तो बहुत छोटे स्पेस में होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेस में। बाकी जो पूरा इतना लंबा चैम्बर जो होता है इट इज़ समवेयर अराउंड 40 फ्लोर्स लंबी जो बिल्डिंग है ना, उतना लंबा एक पूरा सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड होता है, हमारा फ्यूल होता है। उस फ्यूल को हम बर्न करके इजेक्ट करते हैं, फ्यूल का मास धीरे धीरे कम होता जाएगा और रॉकेट तेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेल कर सकते हैं।
सो दैट विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। समझ में आया? ठीक है। बट अभी जो हमारा लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास बॉडी का मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो dm/dt टर्म विल बी इक्वल टू 0. सो दिस formula will give you that the net force acting on the body is equal to the mass into the net acceleration of the body. Mass multiplied by what? Net acceleration of the body. So this acceleration is due to the resultant force which is acting on the body. या तुम बोल सकते हो जो एक्सेलरेशन जो है वो तेरी अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है ये एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में भी हो और जेड डायरेक्शन में भी हो। तो इसको ऐसे में लिखते, जो हमारी एक्सेलरेशन जो है इट विल बी गिवन बाय ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पे ए एक्स का रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ए वाई का रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और सिमिलरली ए जेड का रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। अच्छा, आई कैप जे कैप और के कैप ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप जे कैप और के कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द गिवन डायरेक्शन। दीज आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन डायरेक्शन। मतलब अगर मैं आई कैप की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है? इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द जेड एक्सिस। समझ में आया? सो अगर मेरी एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरा फोर्स कितना आएगा? देन दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मास को सभी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो इट विल बी एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप. Now here this term max will represent the force which is acting along the x-axis. may will give you the force which is acting on the body along the y direction, and maz will give you the force which is acting on the body along the z direction. So this can be represented as f vector is equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एम ए एक्स के बराबर. दोबारा हाईलाइट कर देते हैं हम इसको. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, देन यू हैव एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एंड फाइनली यू हैव एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड. समझ में आया? ठीक है. सो दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो नेट फोर्स जो है वो तीनों डायरेक्शन में लग सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा. 3 डायमेंशनल फोर्स हो सकता है. समझ में आया? ठीक है. ये है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. समझ में आई बात? आगे चलते हैं. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? दैट टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर कोई भी बॉडी कोई अगर एक्शन करती है तो दूसरी बॉडी के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. जैसे नीचे वाले डायग्राम में देखो, जो तुम्हारा जब तुम फुटबॉल खेल रहे थे या तुमने जब किसी ऑब्जेक्ट को किक किया, तो उस केस में तुमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया. ठीक है. लेट योर फुट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी ए, और जिस बॉडी को तुमने किक किया उसको तुम बी बॉडी बोल दो. सो जो मैं रेड कलर का जो अभी मैंने वेक्टर जो दिखाया, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. बात समझ में आई? दिस कैन बी टर्म्ड एज एक्शन. ये क्या है? एक्शन. तो ये एक्शन किसने किया? ए ने किया. किसके ऊपर किया? बी के ऊपर. तो बी जो है जिसके ऊपर एक्शन हुआ था, और एक्शन करने वाला कौन था? ए. तो जो बी है वो ए के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट. सो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स. उस फोर्स को तुमने क्या बोला? सो दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स. सो दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, which is known as your reaction force. समझ में आया? ठीक है. एक्शन या रिएक्शन समझ में आया?
तो तुम क्या बोलोगे, दैट द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। जो भी तुम्हारा एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। देख लो कैसे, यही डायरेक्शन आएगी इनकी, ठीक है। द डायरेक्शन विल बी दिस वन, सो दीज आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ में आई? सो द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बॉडी जिसके ऊपर एक्शन हुआ है उसी के ऊपर रिएक्शन नहीं लगता। मतलब ए ने फोर्स जो लगाया, ये फोर्स लगा था यहाँ पर, किसके ऊपर लगा था, बी के ऊपर। बी ने इसके काउंटरएक्टिंग फोर्स जो लगाया वो कौन सा लगाया, ए के ऊपर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो एक्शन जिस बॉडी पे हुआ है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है। समझ में आई बात? द म्यूचुअल एक्शन ऑफ द टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज डायरेक्टेड ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्ट। बात समझ में आई? ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जिसको एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे बोला है, हो सकता है कि कोई और इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली जस्टिफिकेबल। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि जिसको अभी तुमने एक्शन बोला, कौन सा, इसको एक्शन बोला था, तुम बोल दो कि ये रिएक्शन जो है ना, ये एक्चुअली में रिएक्शन ना होके बॉडी जो है वो तुम्हारे फोर्स पे आके लगी होती, फुट पे आके लगी होती। हो सकता है कि कोई ओपोनेंट है जिसने बॉल को किक किया, तो बॉल अब तेरे पास आएगी ना, तो बॉल तेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो बॉल ने तेरे ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट किया तो तेरे ऊपर जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स था, एक्शन फोर्स। बॉल ने तेरे ऊपर एक्शन फोर्स लगाया, जिसके रिएक्शन में तो बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो कोई भी एक एक्शन फोर्स होगा तो कोई दूसरा रिएक्शन फोर्स बन सकता है, ठीक है। देयर इज़ नो सेट रूल फॉर दिस। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, तुम्हारे पास अर्थ है, या अर्थ छोड़, ग्राउंड है, से फॉर एग्जांपल, और ग्राउंड के ऊपर तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम्हें पता है कि ग्राउंड जो है वो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। या ऐसा कर, तू ग्राउंड ना लेके आना, अर्थ ही ले ले, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे। ये तेरा अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज यू। सो द अर्थ विल अट्रैक्ट यू बाय सम ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, अलॉन्ग द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो you will be experiencing a force along this direction which is acting toward the center of the earth। अगर मान ले ये तो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे ना खड़ा होके तो अगर यहाँ पे खड़े ऐसे, so this is you, and in this case the earth will be exerting a gravitational force on you and that force will be acting toward the center of the earth। so उस केस में जो फोर्स जो है वो कहाँ पे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। लेकिन जो मैंने अभी फोर्सेज जो दिखाए हैं, ये कौन से फोर्सेज हैं जो अर्थ में तुम्हारे ऊपर लगाए। तो मैं इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिखूँगा दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मैन, और ये मैन 1 है इसलिए मैं M1 लिख देता हूँ। सिमिलरली जो नीचे वाला जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मैन 2, वेयर दिस इज मैन 2 एंड दिस वन इज योर मैन 1। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट यू विल से कि अगर अर्थ ने मैन के ऊपर एक फोर्स लगाया है तो मैन भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, हाँ या ना। कौन सी डायरेक्शन लगाएगा, गिवन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कौन सी बॉडी के ऊपर लगाएगा, दूसरी वाली बॉडी के ऊपर। मीन्स कि अगर पिंक कलर वाला जो तेरा फोर्स है जो अर्थ ने मैन M1 के ऊपर लगाया था, सो मैन विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन 1 ऑन अर्थ। डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो द फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। मैग्नीट्यूड अगर तेरा अनइक्वल हो गया सो इट विल बी समथिंग लाइक कि दोनों बॉडीज़, अब जैसे यही वाला केस है, अर्थ ने मैन के ऊपर एक
अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लॉ है। अगर ऐसा कभी हुआ तो तेरी बॉडी बिना किसी फोर्स के मूव कर देगी, बिना किसी फोर्स के बॉडी मूव कर देगी, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो एब्सर्ड थिंकिंग है, ठीक है। सो ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन फोर्स, बट देयर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उनका मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ प्योर वेक्टर फॉर्म में, सो इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर व्हाट यू विल राइट, दैट एक्शन फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एंड नेगेटिव ऑफ रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे लिखते द फोर्स ऑफ एक्शन इज नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैन M2 की बात करते हैं। जो अर्थ थी उसने M2 के ऊपर जो फोर्स लगाया था वो किस डायरेक्शन में लगाया, ए डायरेक्शन में लगाया है, ए डायरेक्शन में लगाया है ना। तो जो तेरा मैन M2 है वो भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इसके ऊपर अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगेगा M2 की वजह से वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन M2 ऑन अर्थ। समझ में आया। तो दिस इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पक्की बात आई समझ में। आगे देखें, नेक्स्ट कम्स द फ्री बॉडी डायग्राम। अभी मैंने आपको इन जनरल बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो होता क्या है कि जिस बॉडी की आप स्टडी करना चाहते हो, जिस बॉडी पे तुम कंसंट्रेट करना चाहते हो कि उसके ऊपर फोर्सेस लगने की वजह से उसका मोशन कैसे हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी कितनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आएगी, उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, कुछ भी तुम स्टडी जिस बॉडी की करना चाहते हो वो कहलाएगा तुम्हारा सिस्टम। तो जब तुम्हें ऐसे सिस्टम की स्टडी करनी होगी तो उस सिस्टम को तुम उसके सराउंडिंग से क्या कर दोगे, आइसोलेट कर दोगे। सराउंडिंग से क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। तो आइसोलेट करने के बाद जब तुम उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करते हो तो वो कहलाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री का मतलब क्या है कि तुमने उस बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया। बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेज हैं, मतलब बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग विल बी नोन एज द फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया, ठीक है। जनरली जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं, जो मैंने अभी लिस्ट लिखी है, ये जो 5 टाइप के फोर्सेज लिखे हैं ये कंप्लीट फोर्सेज नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो तुम्हारे लग रहे होंगे सिस्टम में वो ये 5 फोर्सेज होंगे। इन 5 फोर्सेज को एक बार क्विकली देखते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा वेट। सबसे पहले क्या है, वेट। वेट होता क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन यू। मतलब जब मैं वेट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं उन सारी बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ जो मेरे अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी, ठीक है। वेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वेट जो है वो है क्या, एक तरीके से फोर्स है। और फोर्स होता कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट विल बी गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे इट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट इज AG। और सिंपली AG ना लिख के हम इसको लिख लेते हैं M इंटू G, वेयर G is known as acceleration due to gravity of earth। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन जो आएगी उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड M इज द मास ऑफ द बॉडी। M क्या है तुम्हारा, मास ऑफ द बॉडी। और इसकी यूनिट क्या आती है, kg, ठीक है। सो जो तेरा वेट हो गया, वेट इज बेसिकली वॉट, अ फोर्स ओनली। वेट जो है वो है क्या, असल में फोर्स है। तो फोर्स की यूनिट क्या आएगी, वेट इज गिवन बाय मास। मास की यूनिट क्या, kg इंटू G। एक्सेलरेशन जिसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वट यू विल से दैट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। समझ में आया। या फिर अगर मैं जैसे ये बोलूँ वट इज़ 1 न्यूटन, वट इज़ 1 न्यूटन, सो वट यू विल से
1 Newton is the force which is experienced by a body having a mass of 1 kg and having an acceleration of 1 meter per second square. या क्या बोलेगा, when 1 Newton of force is applied on a body of mass 1 kg, then it will gain an acceleration of 1 meter per second square. समझ में आया 1 Newton की definition? And 1 Newton is also the unit of the force. न्यूटन को हम कैपिटल N से या फिर NT से रिप्रेजेंट करेंगे. ये तो आ गई इसकी यूनिट. डायमेंशन निकालनी आती है. देखो यहाँ से हम डायमेंशन निकाल लेते हैं. डायमेंशन क्या होती है? केजी की डायमेंशन क्या आएगी? मास. देन कम्स मीटर. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर क्या है? लेंथ. सो इट विल बी L एंड देन यू विल बी हैविंग सेकंड स्क्वायर. सेकंड कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में. इसलिए हम क्या लिखेंगे? सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की. डिनोमिनेटर में था इसलिए नेगेटिव और पावर कितनी है? 2. सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स MLT-2. जितनी भी डायमेंशन जो आएंगी ना ये आपको धीरे धीरे याद करती जानी है. ठीक है. सो वेट इज अ फोर्स ओनली विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी विच इज इन सराउंडिंग ऑफ द अर्थ इटसेल्फ. और वो वेट होगा कितना? M into G के बराबर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. वेट की जो यूनिट जो आती है वो आती है kg या न्यूटन. लेकिन जो तेरे मास की जो यूनिट है, सॉरी वेट की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन. लेकिन मास की यूनिट क्या है? kg. समझ में आया? ठीक है. फर्स्ट. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. कौन सा फोर्स है? सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? जब भी तेरी दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, जब भी दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, सो उन दोनों की जो कॉमन सरफेस जो है, उन दोनों की कॉमन सरफेस पे जो फोर्स जो आएगा वो आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है. ठीक है. सो द ग्राउंड विल बी एक्सर्टिंग सम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस. इन दोनों का कॉमन सरफेस कौन सा है? ये वाला. दिस इज द कॉमन सरफेस. आया ना? तो अब मैं इन दोनों का अलग अलग से अगर डायग्राम बनाऊं तो तुम्हें मास कैसा दिखेगा? यहाँ पर मास दिखेगा. और ग्राउंड कैसा दिखेगा? यहाँ पे तुम्हारे पास ग्राउंड है. ठीक है. तो तुम क्या बोलोगे? ग्राउंड ने मास के ऊपर, ग्राउंड ने गिवन मास M के ऊपर कुछ फोर्स लगाया था. वो फोर्स कहाँ पे लगेगा? कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. इफ दिस वाज द कॉमन सरफेस तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? या तो ये होगी या फिर ये वाली होगी. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है ना, ये हमेशा पुशिंग फोर्स होता है. ये हमेशा किस टाइप का होता है? पुशिंग फोर्स. ये पुलिंग फोर्स नहीं होगा. ये क्या होगा? पुशिंग फोर्स. तो ये बॉडी को क्या करेगा? पुश करेगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम या तो R से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर N से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द पुशिंग फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी. एंड फॉर दिस एक्शन, अगर तुमने इसको क्या नाम दिया? एक्शन. तो इस एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली तुम्हें क्या मिलेगा? एक रिएक्शन मिलेगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. सो दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड. समझ में आया? ठीक है. और ये हमेशा कहाँ पे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दोबारा बोल, कहाँ पे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो ग्राउंड है वो इस टाइप पे, ऐसा और ऐसा. दिस इज योर ग्राउंड एंड दिस इज द वॉल. एंड अ बॉडी is something like this which is leaning on the given surface like this. समझ में आया? सो ऐसे केसेस में अब तुम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे. ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम में तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारी ये जो बॉडी जो है, जो इंक्लाइंड बॉडी है, इसको तुम अलग से ड्रॉ करोगे. और मैं यहीं पे इसी डायग्राम में इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ. ये ऐसी बॉडी बनेगी. Now this body will be having one contact point at this one and another contact point here. ठीक है. तो जो भी contact point है हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा. सो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो तुम दिखाओगे जो पुशिंग नेचर का होगा. तो जो तुम्हारा वर्टिकल वॉल जो है उसने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है से फॉर एग्जाम्पल N1. फॉर दिस एक्शन the body would have been exerted
the same normal reaction force on the wall in the opposite direction. So N1 फोर्स एक यहाँ पे लगेगा. सिमिलरली जो ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, उसने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में N2, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली तुम्हारी बॉडी ने ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा N2 इस डायरेक्शन. समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? एक एग्जांपल और देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का. मान लो अब जो तुम्हारा ग्राउंड है ना, या ग्राउंड से पहले मैं अपनी बॉडी ड्रॉ करता हूँ. मेरे पास सर्कुलर बॉडी है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड माई ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस. समझ में आया? सो इस केस में जो ग्राउंड है वो बॉडी को अब 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं. कौन कौन से? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर. तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों जगहों पे देगा, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे देखते हैं. इस वाले पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा होगा वो तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ. लेट दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज N1, और ये तुम्हारा बॉडी के सेंटर से ही पास करेगा. अगर वो सर्कुलर बॉडी है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर से पास करेगा. सिमिलरली तेरा एक दूसरा जो फोर्स है वो लगेगा इसके डायामीटर के अलॉन्ग इस तरफ. समझ में आया? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? N2. सो दिस N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय दिस पॉइंट ऑन द सर्कुलर बॉडी विल बी एक्सर्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी. इट विल बी एक्सर्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी. समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो बेसिकली अगर मान ली वॉल भी है, मान लो एक लास्ट एग्जांपल और कंसिडर करते हैं कि तुम्हारे पास एक वॉल है एंड यू आर ट्राइंग टू पुश द वॉल, या वॉल मत मान, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस टाइप का, और तू यहाँ पे खड़ा हुआ है. तू इसको पुश करना चाह रहे है ब्लॉक को. ब्लॉक का मास गिवन है M, ठीक है. तो जब तू ब्लॉक को पुश करेगा, तूने ब्लॉक के ऊपर कहाँ फोर्स लगाया है? इस डायरेक्शन में. सो ब्लॉक विल ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन यू. ये तुमने कई बार फील किया भी होगा कि जब भी तुम किसी बॉडी को मूव करवाते हो तो वो तुम्हारे हैंड के ऊपर भी कुछ फोर्स लगता है. बात समझ में आई? तो दैट इज द रिएक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन यू. तो बॉडी ने तेरे ऊपर भी कुछ फोर्स लगाया. समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है. थर्ड वन इज योर टेंशन फोर्स. तो हम टेंशन फोर्स के बारे में देखते हैं. टेंशन फोर्स तुम्हारी स्ट्रिंग के अंदर आता है. जब भी तुम्हारी स्ट्रिंग क्या होती है? टाइट होती है. ये किसमें आएगा? हमेशा टाइट स्ट्रिंग में. और दूसरी होती है तुम्हारी लूज स्ट्रिंग. कई बार टाइट स्ट्रिंग को है ना टॉट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, TAUT, टॉट स्ट्रिंग. सो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी इन द टाइट स्ट्रिंग. टेंशन फोर्स कभी भी लूज स्ट्रिंग में नहीं होगा. लूज स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि मान ले कोई ऐसे पड़ी हुई है तो इसमें कभी भी टेंशन फोर्स नहीं आएगा. मान लो इस वाले एंड को तुमने फिक्स कर दिया और ये स्ट्रिंग अभी ऐसे रखी हुई है गिवन ओरिएंटेशन में, तो इसके ऊपर कोई भी टेंशन फोर्स नहीं आएगा इसके अंदर. लेकिन तुमने इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करना शुरू किया जिसकी वजह से जो तुम्हारी स्ट्रिंग जो है वो ऐसी हो गई. अब क्या हो गई? स्ट्रिंग तुम्हारी टाइट हो गई, ठीक है. तुम फोर्स अब भी इसके ऊपर लगा रहे थे, सेम वही जितना तुमने पहले लगाया था. पहले फोर्स F लगा रहे थे, अभी तुमने फोर्स F लगाया है. सो जब तुम्हारी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो वो एक टेंशन फोर्स एक्सर्ट करेगी. समझ में आई? ये टेंशन फोर्स जो होता है इसको हम डिटेल में, जब हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम डिटेल में समझेंगे टेंशन फोर्स आया क्यों. लेकिन अभी के लिए तुम बस इतना बोलो कि जब भी तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसने तुम्हारी गिवन स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, तो स्ट्रिंग के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं, स्ट्रिंग किसी न किसी एटम से तो बनी होगी ना, एटम 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 जुड़ जुड़ के बने होंगे. तो जो तो है एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो बॉन्ड जो है, जब तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी वजह से बॉन्ड जो है उसमें कुछ स्ट्रेच आता है. बॉन्ड जो है उसमें कुछ टेंसाइल फोर्सेज आएंगे, वो खींचने की कोशिश करेगा. तो उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी जो है वो इंटरनल फोर्सेज लगाती है, ठीक है. वो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसको हम बोलेंगे टेंशन फोर्स. समझ में आया? द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर. टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर.
कैसे? मान ले कि तुम्हारे पास ये सीलिंग है, सीलिंग से तुमने एक पुली को अटैच किया, पुली के ऊपर तुमने इस टाइप से एक स्ट्रिंग को बाउंड किया, सॉरी तुमने ऐसे एक स्ट्रिंग को बाउंड किया। एक मास तो तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है M1 और एक दूसरा मास है M2 जो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब M1 और M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे वो हम अलग से ड्रॉ करके देखते हैं। सो मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और M1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो M1 और M2 के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा या उनका वेट लग रहा होगा, जो वेट है वही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। सो दैट विल बी एक्टिंग ऑलवेज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी M2G एंड दिस वन विल बी M1G। अच्छा, अब जो तुम्हारी स्ट्रिंग जो है, क्या स्ट्रिंग जो है वो M1 के ऊपर कहाँ पे फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगी। सिमिलरली M2 के ऊपर भी किस डायरेक्शन में लगाएगी? इसी डायरेक्शन में। लेकिन द डायरेक्शन फोर्स है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या ड्रॉ करोगे तुम यहाँ पे? अपवर्ड। दिस विल बी द टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, और ये हमेशा किस नेचर की होगी? पुलिंग नेचर की। बॉडी को ये क्या करने की टेंडेंसी रखेगा? पुल करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। समझ में आया? तो जो टेंशन फोर्स है ये हमेशा कैसा होगा? पुलिंग नेचर का होगा। तो अगर तुम ओरिजिनल डायग्राम में अगर ड्रॉ करोगे तो दिस टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस एंड द सेम टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। टेंशन फोर्स तुम्हारी एक ही स्ट्रिंग में सेम रहता है या डिफरेंट होता है वो हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन कम्स योर फ्रिक्शनल फोर्स एंड लास्ट वन इज योर इलास्टिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये किस वजह से होता है? जब तेरी दो बॉडीज आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आई, मान लो ये एक बॉडी थी M जो ग्राउंड के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। तो अगर तुम इतने पोर्शन को जूम करके अगर देखो, एकदम अंदर जाके अगर देखोगे तो तुम्हें जो बॉडी जो है उसका सरफेस एकदम प्लेन ना दिखे, वो तुम्हें सरफेस कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा रफ सरफेस दिखेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो तेरा ग्राउंड है वो भी प्लेन ना होके कुछ ऐसा होगा। अब जब तुमने अपनी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया, बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी को मैं कहाँ मूव करने की टेंडेंसी रखता हूँ? टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो लेट दिस इज द बॉडी विच वॉज एक्सर्टेड अ फोर्स F। तो अब क्या होगा? जो हमारी गिवन बॉडी की जो पीक्स एंड वैलीज जो हैं, ये मेरी बॉडी थी जो इस टाइप से थी। अगर तुम देखोगे तो बॉडी जो है वो ब्लू कलर का जो मेरा कर्व जो है ना उसको ओवरलैप करते हुए जा रही है, कहीं कहीं पे कट कर रही है, कहीं पे कट नहीं कर रही। तो जब तुम मूव करवाओगे तो जो मेरी बॉडी है वो ब्लू वाले सरफेस को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, टकराएगी उससे। और जब ये टकराती है तो इसके टकराने की वजह से ब्लू वाला जो पोर्शन जो है ना, जो हमारा ग्राउंड का है, वो बॉडी के मोशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, इसको मूव नहीं करने देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो उसकी वजह से जो तेरे फोर्सेज जो जनरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेज। उनको हमने क्या नाम दिया? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स कब आएंगे? ये तभी आएंगे जब दो बॉडीज आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगी और दोनों बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी, या जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स। इट विल एग्जिस्ट व्हेन बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड हैव अ टेंडेंसी, या तो टेंडेंसी होगी वो एक्चुअली में मूव कर रही होगी, हैव अ टेंडेंसी, और एक्चुअली हैविंग रिलेटिव मोशन,
मोशन क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव वर्ड बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ में आया? तो लगेगा तेरा फ्रिक्शनल फोर्स। द लास्ट वन इज स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। जब भी तेरे पास कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को जब तुम, ये मान ले स्प्रिंग थी, स्प्रिंग के ऊपर तूने कुछ फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने की वजह से जो तुम्हारी स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो गई। क्या हो गई? इलोंगेट हो गई। सो जितना इसमें इलोंगेशन जो आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें इलोंगेशन कितना आया, एक्स अमाउंट का। सो इलोंगेशन की वजह से जो स्प्रिंग है वो अपनी इलोंगेशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स। दिस स्प्रिंग फोर्स will always be equal to what? K into x, where x is the elongation as compared to the natural length. नेचुरल लेंथ क्या है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा था तो जो उसकी जो लेंथ थी दैट इज़ द नेचुरल लेंथ। जैसे हम यहाँ से फोर्स को रिमूव कर देते हैं और हमारा जो फोर्स है हम वो इस वाले डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। सो पहले केस में जो तेरी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वो तो क्या है? नेचुरल लेंथ। और जब तूने उसके बाद फोर्स लगा के अपनी स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो जो उसका इलोंगेशन जो आया वो था एक्स। तो जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो अपने इलोंगेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और फोर्स कितना होगा? के इंटू एक्स। सिमिलरली हो सकता है कि तूने अपनी स्प्रिंग को क्या किया? कंप्रेस किया। स्प्रिंग यहाँ पे थी और तूने स्प्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कैसे किया होगा? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। सो ओरिजिनल इसकी लेंथ कितनी थी? ये वाली, लेकिन तूने इसको यहाँ तक कंप्रेस कर दिया। सो दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एक्स। और जब तूने अपनी स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग अपने कंप्रेशन के अगेंस्ट फोर्स लगाएगी। सो स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू अगेन दिस के इंटू एक्स। समझ में आया? तो स्प्रिंग फोर्स जो है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग के बराबर होगा कि स्प्रिंग तुम्हारी कितनी इलोंगेट हुई है या कंप्रेस हुई है। समझ में आया? कि जो है ये कहलाता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो फॉर द गिवन प्रॉब्लम तुम्हें हमेशा के की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल में गिवन होगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा स्प्रिंग का मटेरियल चेंज कर दोगे तो उससे क्या होगा? जो फोर्स जो होगा वो भी तुम्हारा स्प्रिंग का चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें ही देखी हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और अलग अलग टाइप के फोर्सेस। बाकी हम नेक्स्ट